बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरहान हसन एक बार फिर आप सबको बताने की शहर मैनचेस्टर से खुश आमदीद कहता है। आज का ये प्रोग्राम मैं कई दिनों सोच रहा था कि ज़रूर किया जाए, क्योंकि एक ऐसे मौजू के हवाले से है जिसे शायद कम डिस्कस किया जाता है हुकूमत की जानिब से, लेकिन अपोजिशन इस पर बहुत वावेला करती है। और अपोजिशन का यह ख्याल है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, जिसके बज़ाहिर बहुत आइडियल रिलेशनशिप नज़र आता है पाकिस्तान की आर्मी के साथ, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो दरअसल हुकूमत नहीं चला रही बल्कि पाकिस्तानी आर्मी दरपर्दाइश हुकूमत को चला रही है। जाहिर है अपोजिशन है, उन्हें तो हर बात में ही परेशानी दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल मामला क्या हैं, पाकिस्तान में असल हुक्मरान कौन है, और पाकिस्तान के जो मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आप देखिए पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर हुआ है, और अंदरूनी महाज के ऊपर भी पाकिस्तान ने बहुत सारी मुश्किलात पर काबू पाया है। और ये काबू यकीनन दोनों जो ताकतें हैं पाकिस्तान की, इनके दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात के बायस हो सका है। ये वाकई बेहतरीन ताल्लुकात हैं या किसी एक फरीक को बालादस्ती हासिल है दूसरे फरीक के ऊपर, ये जानने के लिए हम कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं आप, और बहुत ही ज़ाहिर की गहरी निगाह रखते हैं पाकिस्तान के दिफाई और सिविल मामलात के ऊपर। आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब बहुत शुक्रिया पहले आपने वक्त दिया। मैं ये सीधा पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस वक्त हुक्मरान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का हुक्मरान तो बुनियादी तौर पे आपके वज़ीर आज़म हैं जी, और उनकी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई जो कि कैबिनेट बना के तो उसके जरिए चला रही है जी, और अफवाज पाकिस्तान का अगर हम जिक्र करें तो वो बिल्कुल एक सपोर्टिंग रोल होता है जी, कि हुकूमत जहां उनसे मदद लेना चाहे वो ले, हुकूमत के साथ भी। ठीक है। और ये हर दौर में इसी तरह होता है। और बाज़ जगह पे लोग गलतफहमियां पैदा करके तो एक गलत पिक्चर पेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं उसकी मिसालें भी दूंगा अगर कोई बातचीत आगे आपने की। जी, जी, लेकिन सच यही है कि अफवाज पाकिस्तान बिल्कुल हुकूमत के ताबे, और हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह भी चाहे उनको इस्तेमाल करे जहां भी चाहे, और वो इस मामले में पूरी तरह तावन करते हैं। जनरल साहब देखा गया, मैं जो पढ़ रहा था माजी में भी कि पाकिस्तान आर्मी और मौजूदा हुक्मरान इमरान खान साहब के माबैन जो ताल्लुकात हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, जैसे कि हमने ये देखा कि पहली मुलाकात इमरान खान साहब ने फ़ौरन ही जनरल बाजवा साहब के साथ की, जिसके बाद जनरल बाजवा साहब ने खान साहब को दावत दी, GHQ में तकरीब में बतौर मेहमान खुसूस शामिल हुए। इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता किसी PM को ये एजाज़ हासिल हुआ हो। उसके बाद फिर जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग है ISI हेडक्वार्टर में, वो भी बहुत जल्दी दी गई, जबकि दीगर जो पहले माजी के वज़ीर आज़म गुजरे हैं, बाज़ औक़ात उनको महीनों गुजर जाते थे कि उनको ये ब्रीफिंग नहीं मिलती थी। नवाज शरीफ साहब का ले लीजिए, या फिर शायद खाकान अब्बासी साहब को देखिए, अब्बासी साहब को तो ब्रीफिंग मिली नहीं सिरे से। सो ये क्या आप समझते हैं क्यों डिफरेंट है खान साहब का मामला? हमारी आर्मी क्यों कॉन्फिडेंट है इतनी खान साहब की पर्सनैलिटी को लेकर, या वो ये समझती है कि खान साहब और आर्मी एक ही पेज पर हैं? नहीं, इस तरह नहीं है। ये जो ब्रीफिंग्स होती हैं जी, ये हुकूमत के या प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश पे होती है। ठीक, ये आर्मी तजवीज नहीं करती, आर्मी मजबूर नहीं करती कि आप आगे जरूर ब्रीफिंग ले लें। ठीक है। एक वजीर आजम को खुद जरूरत है कि वो हर शोबे में ब्रीफिंग्स ले, ठीक है। क्योंकि जब आप आके हुकूमत में बैठते हैं तो बहुत कुछ जो आपने बाहर अखबारों में देखा होता है वो सारा दुरुस्त नहीं होता। आपको जब ब्रीफिंग्स मिलती हैं तो बहुत सारे हकायक सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। आपको फैसला साजी में आसानी हो जाती है। अब ये तो वजीर आजम का अपना फोकस है, अगर वो चाहे कि उसको ब्रीफिंग GHQ में दी जाए तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। मुझे ये अंदाजा है कि ये बहुत सारे पॉलिटिशियन GHQ में जाने से ही कतराते हैं। वो उसको, कई तो लोग हैं जो उसमें अपनी हद तक समझते हैं। ठीक है। मुझे याद है कि यही इन्हीं बाजवा साहब के दौर में एक ब्रीफिंग के लिए GHQ ने रिक्वेस्ट की। जी, किसी सेनेट में कोई क्वेश्चन उठा तो उस पे जब पूछा गया GHQ से, तो उन्होंने कहा जी कि आप तशरीफ लाएं। जी, सेनेट की कमेटी तशरीफ ले आए जो डिफेंस पे काम कर रही है, तो हम उसको सारी ब्रीफिंग दे देते हैं, हम बता देते हैं कि जी असल है क्या, ठीक, और आप बाहर जो देख रहे हैं वो सारा दुरुस्त नहीं। लेकिन वहां पे फरतुल्लाह बाबर साहब और एक दो और ने बाइकआउट किया। उन्होंने कहा जी ये तो हमारी बेइज्जती हद तक है, GHQ ने ब्रीफिंग देनी है तो आगे इधर सेनेट में दे, उधर क्या। सही। नॉट रियलाइजिंग कि GHQ ने वहां पे बहुत सारी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, वहां पे मैप्स, नक्शे, कुछ
और एड्स वगैरह जिनके जरिए आप दिखा सकते हैं, चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारा सिस्टम वहां पे रखा होता है जिसको GHQ से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं होती, बिल्कुल ठीक, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ठीक, लेकिन वो उसके अंदर इतना ज्यादा होता है कि आप उसको भी अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला बना के तो बैठ गए, सो वो इन्होंने बाइकआउट किया, नहीं गए। ठीक, अब ये तो अपनी इनकी ख्वाहिश पे होता है कि अगर सेनेट या हमारी नेशनल असेंबली ये चाहे जी, या वजीर आजम चाहे तो वो इंडिकेट करें, तो वहां पे हर तरह की उनको अब इमरान खान साहब ने जो ब्रीफिंग्स ली हैं जी, ये उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक थी, क्योंकि बाज इश्यूज ऐसे थे जो उस वक्त सिक्योरिटी रिलेटेड भी चल रहे थे। अफगानिस्तान का आपको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था और शुरू में इमरान खान साहब की बड़ी फ्रिक्शन हुई ट्रंप के साथ, वो बड़े बड़े उसने गंदे ट्वीट किए ट्रंप ने उनके खिलाफ। जी, जी, तो ये सारी चीजें जो है ये जब तक कि आप ब्रीफिंग लेना आपको अंदाजा न हो, आप फैसला साजी में आपको मुश्किल होगी। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल, इसलिए ये अपना फैसला था। मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी भी वक्त में आर्मी ने किसी को कहा कि आके जरूर ब्रीफिंग ले लें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, मेरे अपने होते हुए जब मैं GHQ में था तो मियां नवाज शरीफ वगैरह उस जमाने में जब वजीर आजम थे, ये एक दो दफा आए हैं ब्रीफिंग के लिए, कारगिल के वक्त पे भी आए हैं ब्रीफिंग के लिए। जी, और वो GHQ ने उनको रिक्वेस्ट की, अगर उन्होंने टाइम है, माना GHQ ने टाइम मांगा उनसे, उन्होंने कहा जी हाँ मैं आऊंगा फला वक्त पे, तो आए। ठीक, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आर्मी तो चाहती है कि चलता रहे, लेकिन ये सवाबदीद होती है आपके हुक्मरान की। अच्छा, ये यानी कि तासुर गलत है कि आर्मी इसको इनिशिएट करती है, बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर से ये इनिशिएट होता है मामला। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी, उनको फैसला जिन्होंने फैसला साजी जिनके हाथ में है, जरूरत उनकी है। बिल्कुल ठीक है, आर्मी से तो वक्तन फवक्तन कोई इशू आ जाता है ना, जी, तो उस पे आपसे कमेंट मांग लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी का कोई इशू आ गया, जी, मिसाल के तौर पे अगर इंडिया कहता है कि जी हम चाहते हैं कि आप वाघा के अलावा सुलेमान की का रास्ता भी खोल दें ताकि लोग आए जाएं, जी, तो बज़ाहिर ये बड़ी एक मासूमाना सी ख्वाहिश लगती है, जी, लेकिन फॉरेन ऑफिस से इस पे फैसला करने से पहले GHQ को चिट्ठी लिखेगा और उनसे राय मांगेगा कि अगर ये खोल दिया जाए जी, तो आपको सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से कोई कंसर्न या कोई मुश्किलात तो नहीं होगी, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल आप ठीक, राय अपनी दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये इस तरह का प्रोसेस चलता है। ये कभी नहीं होगा कि GHQ उनसे कहे कि अच्छा जी आपने ये पूछा है लिहाजा आप आ जाएं GHQ में, तुम बात करेंगे, ये पिक के जवाब चला जाता है। बिल्कुल ठीक, तो अगर अगर ख्वाहिश करे प्राइम मिनिस्टर के नहीं मैंने जाके GHQ में ये सारा समझना है, फैसला वहां करना है, जी, तो ये उसकी स्वाबदीद है। बिल्कुल ठीक है। इसमें जनरल बाजवा साहब का रोल हमने देखा माजी की निस्बत, वो सिविलियन मैटर्स के अंदर खासे उनका दखल दिखाई दिया या इंटरेस्टेड दिखाई दिए। 3 बार बिजनेस कम्युनिटी से मिले, कराची में भी हमने देखा बाजवा साहब तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर भी उन्होंने PM के विजिट से पहले सारी सूरत हाल को देखा। और फिर बाजवा साहब की जानिब से यह बयान भी देखने में आया, जो अपोजिशन की जानिब कहा जाता है कि इशारा है कि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनको इस मुद्दत के दौरान कोई नहीं हटा सकता। ये भी एक बयान मंसूब किया गया बाजवा साहब की जानिब से। अमेरिका जब गए वज़ीर आज़म तभी बाजवा साहब और ICS चीफ उनके साथ तशरीफ़ ले गए वहाँ पर। सो ये हम एक डिफरेंट लेवल का इंटरेक्शन देख रहे हैं और एक आर्मी सिविलियन मैटर्स के अंदर भी दिलचस्पी ले रही है। क्या आप समझते हैं कि ये ख्वाहिश PM की जानिब से है कि आर्मी इसमें अपना किरदार अदा करें, या PM और आर्मी मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में ये इत्तफाक हो गया है कि इन्हें मिलकर काविशें और कोशिशें करनी चाहिए? नहीं, इत्तफाक नहीं, इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी, जहां तक बाजवा साहब ने ये कहा कि उनको कोई हटा नहीं सकता, वो प्योरली आर्मी के नुक्ता निगाह से उन्होंने कहा, ठीक, क्योंकि बाजवा साहब और उससे पहले जहीर शरीफ और उनसे पहले कियानी साहब ये बार बार कहते रहे हैं कि देखिए हमारे ऊपर शक व शुबहात ना जाहिर किए जाएं, हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक, लिहाजा ये कतन सवाल ही पैदा नहीं होता कि आर्मी किसी को हटाने या बिठाने का काम करे। तो वो तो अपने नुक्ता से वो किसी सियासत देखें, जो आइन में अगर कोई तरीकाकार दिया है कि नो कॉन्फिडेंस वोट हो जाए, ये हो जाए, तो वो तो कोई भी नहीं रोक सकता। वो बाजवा साहब कह सकते हैं कि भाई इनको ना हटाएं या ऐसे ना करें, जो आईनी तरीकाकार है वो तो है ही। वो अपने अफवाज पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से बताते हैं कि हमारा कोई इस तरह का रोल नहीं है कि हम में से कोई हटाना चाहता है या नहीं करना चाहता। यही बात ये कराची की, तो बात यह है कि बाजवा साहब इसकी बहुत कंसर्न है कि आज कराची में FW और MDM में ये दोनों फौज वहां पे लगी काम कर रही है। ठीक, आपने आर्मी पहले बुला के वहां लगा दी, जिम्मेदारी पहले डाल दी, ठीक, तो अब अगर बाजवा साहब उस जिम्मेदारी में दखल भी न दें या उस जिम्मेदारी में आके अपना रोल भी ना प्ले करें, जी, तो फिर बाजवा साहब क्या करें?
ठीक। सो ये तो एक सिचुएशन है जो क्रिएट की गई पहले कि जनाब आपने कहा जी नाले साफ करें जाके फौज वहां पे ये चले गए कर रहे हैं वहां पे। जी। अब यहाँ पे कराची को ठीक करने की जो प्लान का किस्सा आया तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो आर्मी के रिसोर्सेज यानी एफडब्ल्यूओ वगैरह को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जी, क्यों करप्शन का असल में मामला था ना जी। इन्वॉल्वमेंट, हाँ, जब ये इन्वॉल्वमेंट का आप कहते हैं फिर आर्मी चीफ शामिल हो गए क्योंकि आपने फिर उसकी प्लानिंग वगैरह सारी सुपरवाइज करनी है क्योंकि कल को वो आर्मी चीफ ही जवाबदेह होगा जाके प्राइम मिनिस्टर को। तो इसलिए ये कोई दखल अंदाजी का किस्सा नहीं है, तो उनके कंधों पे जिम्मेदारी डाली गई। तो अब वो गए जाके कराची में, उन्होंने अपने लोगों से डिस्कस किया, ब्रीफिंग्स ली, फिर बताया कि जी क्या करना है, हम कैसे करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि बाहर प्रोजेक्शन ऑपोजिशन जो है वो गलत कर रही है कि आर्मी जो है वो जबरदस्ती दखल अंदाजी कर रही है, ऐसा नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें तो फरतुल्लाह बाबर साहब जो है वो उनको बड़ा शौक है इन कामों का, वो उन्होंने अभी एक आर्टिकल भी लिखा कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता आर्मी क्रीप इन कर रही है और ये खामोश मार्शल लग रहा है, जिसका उन्होंने ये जिस वजह से उन्होंने ये कहा वो ये कि जी बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स रिटायर्ड या सर्विंग जो है वो सिविल डिपार्टमेंट्स में लगाए जा रहे हैं। ठीक, तो बहुत ज्यादा इनकी ऐसा नहीं है। अब ये मसलन आसम सलीम बाजवा साहब को सी पैक पे लगाया गया जी, इसमें जीएचक्यू का कोई रोल ही नहीं। बिल्कुल ठीक, ये जीएचक्यू से पूछा ही नहीं किसी ने, यानी मैं कई दफा उनसे चेक करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमसे कोई पूछता तो हम कोई और शायद ऑफिसर दे देंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक, हमारे साथ तो बात ही नहीं की। ये प्राइम मिनिस्टर का अपना कुछ फैसला था कि वो कहीं कोयटा शोटा उन्होंने विजिट किया, उधर उन्होंने देखा कि ये सदर्न कमांड में है और सीपैक वगैरह इन्होंने काफी वहां पे काम शाम किया है, तो शायद वो इसलिए। इसी तरह बाबडा के चेयरमैन है जनरल मुजम्मिल, उनको नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था। ठीक, वो कोई भी किसी का उसमें जीएचक्यू का कोई रोल नहीं। नवाज शरीफ साहब ने क्यों अपॉइंट किया, कैसे किया, ये खुदा बेहतर जानता है या वो जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में नासिर जंजुआ को इन्होंने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ को अपॉइंट किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वो भी जीएचक्यू के रिकमेंडेड नहीं थे, जीएचक्यू ने उनको कोई नाम नहीं दिया हुआ था, ये खुद ही इन्होंने किया। तो बात यह है कि अगर सिविल हुकूमत ये करना चाहे और वो अपने जिनको जानते हैं समझते हैं कोई ताल्लुक है वास्ता उनको अपॉइंट कर दें, लेकिन अगर वो किसी वजह से उनका ताल्लुक फौज से रहा हो तो इसका मतलब ये है कि फौज पे इल्जाम डाल दिया जाए, वो तो नहीं। ठीक, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मर्जी का मालिक है। तो ये चीजें ऐसे हैं जिनको ऑपोजिशन बगैर सोचे समझे ऐसे गलत अंदाज में पेश करती है जिससे कि नुकसान होता है, मुल्क का एक गलतफहमी फैलती है। जनरल साहब, एक सवाल जो मेरे ज़हन में अक्सर आता है, कुछ चीज़ें हकीकतें हैं अब हमारे माशरे की, जैसे कि हम समझते हैं कि सिविलियन हुकूमत किसी भी वजह से बहुत सारे मामलात में कमज़ोरी का शिकार है, ख्वाह वो कोई भी पॉलिसी हो उस बहस में नहीं जाते। लेकिन आर्मी का ज़ाहिर है कि एक मुनज़्ज़म इदारा है और पाकिस्तान की तरक्की में अगर पहली बार जैसे कि आर्मी चीफ को उस कमेटी में शामिल किया गया है जो अहम कौमी मामलात पे फैसले करती है, सो क्या आप ये समझते नहीं है कि ये एक मुनासिब बात है कि आर्मी को जो एक शेयर बन गया है अब माजी पाकिस्तान के अंदर, एक थोड़ा सा डिफरेंट निज़ामी हुकूमत है, बाज़ाब्ता तौर पर हम ये तस्लीम कर लें कि अहम फैसलों में आर्मी की इनपुट ज़रूरी है या होनी चाहिए? ऐसे नहीं है, मेरा अपना ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। इनपुट ले, उनसे लिख के ले लें, उनको क्वेश्चन भेज दें कि जिस पे आप अपनी राय दें। आगे उस इनपुट को पॉलिसी का हिस्सा बनाना है नहीं बनाना है, ये फैसला सिविल गवर्नमेंट को करना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है मैं आपको बताऊं, आर्मी ना सिर्फ एक मुनज़्ज़म अदारा है बल्कि आर्मी में आर्मी ऑफिसर्स को बहुत तालीम दी जाती है, यूनिवर्सिटीज में उनको पढ़ाते हैं ये, जैसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हमारी एनडीयू, रिसर्च करवाते हैं, थिंक टैंक विद इन दी आर्मी अपने जीएचक्यू में हर जगह ये बना के रखे हैं क्योंकि हम लोग फॉरेन पॉलिसी और मुख्तलिफ मामलात पे स्टडी करते रहते हैं। ठीक, ये ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का भी हिस्सा और जीएचक्यू खुद भी अपने तौर पे इन चीजों से मुस्तफीद होना चाहता है ताकि सोच समझ आपकी पॉलिसी साजी में, हुकूमत को मशवरा देने में वो आपकी बड़ी बड़ी सॉलिड बुनियादों पे हो। तो वो तो एक मुतालिया और उसमें मेहनत करना। सिंपल में हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो नाराबाजी बड़ी करते हैं, इनके अंदर पढ़ने की आदत कतई नहीं, ये बिल्कुल पढ़ते पढ़ाते नहीं है। बल्कि सोचिए मैं अगर देख रहा था कि पंजाब असेंबली में से एक एमपी और टेलीविजन एंकर एक उनसे माइक पे पूछ रहा है
कि आप जनाब एमपी हैं? उन्होंने बड़े फख्र से कहा जी हाँ मैं जनाब एमपी हूँ। किस पार्टी से ताल्लुक है? फला पार्टी से ताल्लुक है। तो उन्होंने पूछा एंकर ने कि अच्छा ये बताइए एमपीए जो है ये किस चीज का मुखफ़फ़ है, एमपीए से क्या बनता है? ठीक। उन साहब को ये पता नहीं था, खुद एमपीए हैं लेकिन उनको वो बता नहीं सके। ठीक है। तो जब हालात ये होंगे तो दूसरा जो इशू है बहुत बड़ा वो ये है कि हुकूमत में जो भी लोग आते हैं वो अपनी हद तक समझते हैं पार्लियामेंट में जाके इशू डिस्कस करने में। पार्लियामेंट जो है वो उसमें अगर आधे लोग भी सूझबूझ वाले मौजूद हैं तो हर सूरत आपको मदद मिलती है वहां से कलेक्टिव विजडम की। ठीक है। जब आप कलेक्टिव विजडम यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको दाएं बाएं किसी न किसी अदारे पे निसार करना पड़ेगा, उसमें फौज भी आ जाती है। ठीक। फौज को छोड़ दें आप और आप पार्लियामेंट में जाएं। आप देखिए दो मिसालें मैं आपको दूं, यमन में जब जाना था तो नवाज शरीफ साहब जाके यमन के लिए वादा कर रहे जी सऊदी अरेबिया में कि हम अपनी फौज भेजेंगे। बिल्कुल ठीक। इधर जब वापस आए तो उनको बताया गया कि जनाब आपकी फौज तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान साइड पे भी भरपूर जरबेज का ऑपरेशन चल रहा है, उधर भरपूर फंसे पड़े हैं जी। और वेस्टर्न साइड पे इंडिया के साथ हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं, सारा कश्मीर का इलाका जो है उधर फौज लगी हुई है जी। तो और शहरों में भी जंग है आपकी टेरर के खिलाफ, तो आप कैसे भेजेंगे? तब उनको समझ आई तो फिर वो पार्लियामेंट में गए और पार्लियामेंट ने जब पास की रेजोल्यूशन उन्होंने कहा कि जी हमारा यमन में जाने का कोई इरादा नहीं, पाकिस्तान आर्मी नहीं जाएगी। ठीक। तो एक ऐसा मुत्तफिका फैसला हुआ जिसको पूरी कौम की बैकिंग हासिल थी और वो इम्प्लीमेंट हुआ। कोई आपको दुनिया में पूछ नहीं सका कि जी आपने क्यों, आपके पार्लियामेंट का फैसला था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसी तरह अमेरिका के साथ सलाला का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद जरदारी साहब के वक्त में पार्लियामेंट ने अमेरिका को कहा था जी जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे हम आपकी यहाँ से सप्लाई बहाल नहीं करेंगे जी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला था लेकिन पार्लियामेंट ने किया। ठीक। सो आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल ही ना करें जी, तालीम भी हासिल न करें, वजीर बन जाए और पढ़े लिखे भी ना और बिल्कुल सवाए इफ्तिताह करने के मुख्तलिफ तकारीब में तकरीरें करनी और फीते काटने इसके अलावा आप काम न करें तो फिर आपको दूसरे अदारों से मदद लेनी पड़ती है। बिल्कुल। आखिर मुल्क तो चलाना किसी ने। अगर आप ये अगर आप अपना रास्ता दुरुस्त कर लें तो आपको किसी भी अदारे से हेल्प लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है। जन साहब फाइनल क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, कर्नल रिटायर्ड डेविड स्मिथ का आर्टिकल है, 2 बार हमारे यहाँ ये अमेरिका के डिफेंस ताशी भी रह चुके हैं। इनका ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान आर्मी जो मेजर गोल हासिल करना चाहती थी वो कर चुकी है, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम का कंट्रोल है, की फॉरेन रिलेशनशिप्स जो हैं वो इनके ज़ाहिर के इजाज़त के बगैर या इनकी इनपुट के बगैर या इनके फैसले के बगैर नहीं होते, और जो मिलिट्री बजट है वो भी ज़ाहिर है कि आर्मी ही के स्वाबदीद पर होता है उनका फैसला, और जो डिसीजन मेकिंग है अहम कौमी सलामती के इशूज़ की वो भी आर्मी कंट्रोल में है। और यही वजह है कि अब हमने मुस्तकबिल करीब में गुज़श्ता 12 बरसों में कोई नया मार्शल लॉ नहीं देखा। उनके इस कमेंट के ऊपर या इस बात के ऊपर आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है गलत है, बिल्कुल ही शर्मनाक है। शख्स को मेरा ख्याल है इल्म की कमी, जमीनी है का कतन को इल्म नहीं। देखिए यहाँ पे ये पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली होगी। आप देखिए, आप थोड़ा सा इसमें वक्त मुझे दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जी फरमाइए। नवाज शरीफ साहब के वक्त में, नवाज शरीफ साहब जब उनका दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त भी ये पॉलिसीज में हमने उनसे कहा कि जनाब फैसला साजी जो है वो कलेक्टिव होनी चाहिए, किसी एक पे नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक। और ये इसलिए हमने बात की कि उस वक्त हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे 98 में, और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने थे तो हमने रियलाइज किया कि फैसला साजी में बहुत मुश्किलात हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां सारे मिलकर बैठ के इस पे बहस कर सके। तो एक से अलग पूछ पाछ के तो फैसला किया जा रहा है। तो जनरल जहांगीर करामत ने तजवीज किया कि एक आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाएं, ठीक, जहां कलेक्टिवली फैसला किया जाए और आइंदा के लिए आसानी हो। तो नवाज शरीफ साहब ने उनकी छुट्टी करा दी, उनको निकाल दिया। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं भाई, हम तो मुतलक नानान ताकत चाहते हैं अपने हाथ में और आप कह रहे हैं कमेटी बना दें। तो जो जहांगीर करामत को घर भेज दिया। अब उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ आए उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना दी, क्योंकि हमारा तो आर्मी का हमेशा से ये रहा है कि हमारे हाथ पे या हमारे सर पे या किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर फैसला साजी न छोड़ें, ये कलेक्टिव फैसला साजी होनी चाहिए ताकि सारे लोग इसमें इनपुट दें। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है और इसी तरह नेशनल कमांड अथॉरिटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, उसमें फॉरेन मिनिस्टर बैठता है, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर बैठता है, फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है, उसमें तीनों सर्विसेज के चीफ बैठते हैं। और
फैसला करते हैं कि जी हमने ये थ्रेट है, ये करना, आगे क्या हमें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना चाहिए, या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है तो दिफा के तमाम मामला सिक्योरिटी से रिलेटेड वहां फैसला होते हैं। कोई जीएच को लेके नहीं भेजता कि जी ये नहीं, ये फैसला करें। और उस कमेटी में भी प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है और बाकी सारे उनके मिनिस्टर, 3-4 जो रेलिवेंट मिनिस्टर है वो उसमें बैठते हैं। तो ये तो एक मैकेनिज्म बन चुका हुआ यहाँ पे, जहाँ किसी एक के हाथ में अब है ही नहीं, ना न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल है और ना ही किसी और सिक्योरिटी मसले का कंट्रोल है। ये फैसला साजी इतनी इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी हुई है, ये अदारे बन चुके हैं, नेशनल कमांड अथॉरिटी भी और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। तो ये शख्स जो है ये जाहिलों वाली बात कर रहा है कि जिसको सामने नजर आता है सब कुछ, वो उसके बजाय वो इस तरह की बातें करे। ऐसा कतन नहीं है। पाकिस्तान अपने अदालती तरीकों से इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जरिए काम कर रहा है और बिल्कुल फैसला साजी आज बड़ी कंसिडरेशन के साथ, जहां फिर प्राइम मिनिस्टर फैसला करता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, बहुत ममनून। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। सो जनाब, गुफ्तगू हो रही थी हमारी लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब से और जनरल साहब से। मैं ये जानना चाह रहा था कि पाकिस्तान का असल हुक्मरान, जैसे कि हमारी अपोजिशन को ये महसूस हो रहा है कि वो कोई भी साजिश अगर हुकूमत के खिलाफ करना चाहते हैं, मेरा साजिश का लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त है, लेकिन ज़ाहिर है कि अपोजिशन चाहती है किसी भी तरह से हुकूमत गिर जाए। उसके लिए ज़ाहिर है कि वो हर थोड़े दिन के बाद एक कह देते हैं कि अब ये होने जा रहा है, हुकूमत मार्च में चली जाएगी, हुकूमत जून में चली जाएगी, हुकूमत दिसंबर में चली जाएगी, लेकिन हुकूमत बाहर जाती नज़र नहीं आती। और फिर जनरल साहब का ये बयान सामने आया, जनरल बाजवा साहब का, कि ये आइनी हुकूमत है और इसे कोई नहीं हटा सकता गैर आइनी तरीके से। तो इससे ये बाज़ हल्कों ने ये तासुर लिया कि फ़ौज ने अपनी सपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब की जो पीटीआई हुकूमत है उसकी बैक पे रख दी है और कहा है कि हम इस हुकूमत को भरपूर सपोर्ट करते हैं। मौजूदा इस हुकूमत के अंदर पीटीआई की बहुत सारी तब्दीलियां हमने देखी। तब्दीलियां क्या थी? पहली बार ऐसा हुआ कि जो 2 जमाती निज़ाम था वो ख़त्म हो गया और एक तीसरी जमात को पाकिस्तान पे हुकूमत करने का मौका मिला पीटीआई की शक्ल में, इमरान खान साहब की क़यादत में। और फिर हमने ये देखा कि बहुत सारी कामयाबियां एक के बाद दीगरे इस जमात ने समेटी। आपको शायद मेरी बातों से इख्तलाफ ना हो, लेकिन खारजा मैदान के ऊपर आप देखिए पाकिस्तान का इमेज पहले क्या था। बहुत मनफी इमेज था पाकिस्तान का और हर बात पर हम ज़ाहिर के मादद खाना होते थे, किसी इंटरनेशनल लेवल पर हमें शामिल किया जाता था। मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करनी थी एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर और वो कैंसिल कर दी गई थी। ये बल्कि सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक तकरीब में आपने खिताब फरमाना था, बुलाया गया आपको, आप तकरीर भी तैयार करके अपनी ले गए, लेकिन आपको खिताब को मौका ना मिला। और अब वो मामला आ गया कि इमरान खान साहब की तकरीर को बहुत सारे बैन अल-अक़वामी नशरियाती इदारों ने बराह रास्त नशर किया जब उन्होंने जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की। सो यकीनन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से मुलाकातें, दीगर फोरम पे बातचीत, एक इमेज पाकिस्तान का जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ और इस इमेज में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। मुल्क के अंदरूनी महाज के ऊपर आप देखिए महंगाई ज़रूर है, ज़ाहिर है कि बहुत सारे मामला हैं जो हुकूमत शायद उस हद तक नहीं संभाल पा रही, लेकिन कोरोना की वजह से या कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा कसाद बाजारी का शिकार है। बरतानिया, जहाँ से मैं आपके लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, ऑफिशियली रिसेशन में चला गया है, ऑफिशियली कसाद बाजारी में चला गया है, मनफी ग्रोथ है इनकी। पाकिस्तान में सिर्फ 1-1.5% मनफी ग्रोथ की बात करिए अपोजिशन, लेकिन पूरी दुनिया में ये मनफी ग्रोथ बाज़ जगह पे तो डबल डिजिट में पहुंच चुकी है। सो अगर देखा जाए सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप इस वक्त आइडियल सिचुएशन पर है और ये इस आइडियल सिचुएशन को देखकर अपोजिशन अक्सर ये कहती है कि पाकिस्तान कैसे हुक्मरान, पाकिस्तान आर्मी है, एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन शायद इसमें सदाकत नहीं है। एक बहुत अच्छा बात हमारे पाकिस्तान के लिए खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान की 2 अहम ताकतें, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सिविलियन जो हुकूमत है, वो एक पेज के ऊपर हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। हमें सिर्फ पाकिस्तानी बनकर सोचना है, किसी पार्टी का वर्कर बनकर नहीं। और अगर हम सोचेंगे तो हमें यकीनन ये बात महसूस होगी कि जो कुछ हो रहा है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो रहा है और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नई शक्ल में सबके सामने आएगा और एक नया इज्जत और एक नया एहतराम मुझे भी बहसीत पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हुए मिलेगा और यकीनन आपको भी, जब आप कभी अपना ग्रीन पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। सो आज का ये प्रोग्राम जनरल अमजद साहब से गुफ्तगू हो रही थी, जनरल अमजद शोएब साहब से, और कोशिश हमने जानने की ये की कि पाकिस्तान का असल हुक्मरान कौन है, और मेरे ख्याल में कि उनकी गुफ्तगू के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। इजाज़त दीजिए फरहान असलम को। जिंदगी तो इंशाअल्लाह ताला एक और नए प्रोग्राम के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होगा। प्रोग्राम पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। इजाज़त चाहता हूं आपसे। पाकिस्तान जिंदाबाद।